नया पीसी बनाते समय सिर्फ पार्ट्स को एक साथ जोड़ना ही सब कुछ नहीं होता है ना। असली जादू तो तब शुरू होता है जब हम पहली बार सिस्टम को चालू करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे मदरबोर्ड बायोस और यूईएफआई सेटिंग्स की। ये सेटिंग्स एक तरह से गेट कीपर हैं जो मदरबोर्ड को बाकी सारे हार्डवेयर कंपोनेंट से जोड़ती हैं। पुराने सिस्टम्स में लेगेसी बायोस हुआ करता था, लेकिन आजकल मॉडर्न यूईएफआई का इस्तेमाल होता है। सिस्टम स्टार्ट होते ही कीबोर्ड पर F2 या F9 जैसी की दबाकर इस सीक्रेट मेन्यू में एंट्री ली जा सकती है। अब लेगेसी बायोस और आज के नए यूईएफआई के बीच काफी दिलचस्प फर्क है। आसूस, गीगाबाइट या एमएसआई जैसे अलग-अलग ब्रांड्स के इंटरफेस दिखने में बिल्कुल अलग हो सकते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि उनका लुक चाहे जैसा भी हो, अंदर की जो क्रिटिकल सेटिंग्स होती हैं वो हर सिस्टम में लगभग एक जैसी ही काम करती हैं। तो आज की हमारी चर्चा इन 5 अहम हिस्सों पर टिकी होगी। पहला, स्टोरेज और बूट सेटिंग्स। दूसरा, सीपीयू और परफॉर्मेंस। तीसरा, मेमोरी और रैम कॉन्फ़िगरेशन। चौथा, एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स। और आखिर में कुछ बेहद ज़रूरी फाइनल टिप्स। चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, यानी स्टोरेज और बूट सेटिंग्स। यही वो जगह है जहां हम सिस्टम को बताते हैं कि उसे स्टार्ट कैसे होना है और वो हार्ड ड्राइव्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करेगा। यहाँ साटा मोड समझना बहुत ज़रूरी है। 3 मेन ऑप्शंस होते हैं, AHCI, IDE और RAID। मॉडर्न SSD के लिए AHCI चुनना एकदम मस्ट है। अगर गलती से इसे पुराने IDE पर छोड़ दिया तो समझ लीजिए नए ड्राइव्स की स्पीड एकदम क्रैश हो जाएगी, क्योंकि IDE दशकों पुराने हार्डवेयर के लिए बना था। और रही बात RAID की, तो इसका इस्तेमाल तब होता है जब कई ड्राइव्स को मिला के स्पीड बढ़ानी हो या डेटा सिक्योरिटी के लिए उसकी कॉपी बनानी हो। वर्कस्टेशंस में ये काफ़ी काम आता है। अब इमेजिन कीजिए कि हमें नई विंडोज़ इंस्टॉल करनी है। इसके लिए बूट ऑर्डर एकदम सही होना चाहिए। सबसे पहले हम बूटेबल USB ड्राइव लगाते हैं, फिर बायोस मेन्यू में जाकर उस USB को मेन हार्ड ड्राइव से ऊपर यानी फर्स्ट प्रायोरिटी पर सेट कर देते हैं। बस सिस्टम रीस्टार्ट होते ही कंप्यूटर खाली हार्ड ड्राइव की जगह सीधे USB से बूट लोडर को पढ़ेगा और इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। बूटिंग में 2 और बड़े ऑप्शंस मिलते हैं, फास्ट बूट और सिक्योर बूट। फास्ट बूट, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सिस्टम को तेजी से चालू करता है, लेकिन ये स्टार्टअप के टाइम होने वाले हार्डवेयर डायग्नोस्टिक्स को स्किप कर देता है। मतलब अगर कोई खराबी है तो पता नहीं चलेगा। दूसरी तरफ सिक्योर बूट एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है, जो चेक करता है कि OS असली और सुरक्षित है या नहीं। अगर हम कोई कस्टम लिनक्स बिल्ड यूज कर रहे हैं तो सिक्योर बूट उसे ब्लॉक कर सकता है, इसलिए उसे डिसेबल करना पड़ता है। एक PXE बूट भी होता है नेटवर्क से बूट करने के लिए, लेकिन आम यूजर्स को इसे ऑफ ही रखना चाहिए। चलिए अब दूसरे सेक्शन की तरफ मुड़ते हैं, जो है CPU और परफॉर्मेंस सेटिंग्स। यहाँ प्रोसेसर की असली ताकत और मल्टीटास्किंग क्षमताओं को अनलॉक किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं वर्चुअलाइजेशन की। ये एक कमाल का हार्डवेयर फीचर है जो PC को एक ही टाइम पर कई ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने की पावर देता है। ये एक हाइपरवाइजर के थ्रू CPU और रैम को शेयर करता है। अगर हमें एंड्रॉयड एम्यूलेटर, लिनक्स के लिए विंडोज सबसिस्टम WSL2 या कोई सुरक्षित सैंडबॉक्स चलाना है तो ये फीचर ऑन होना ही चाहिए। हैरानी की बात यह है कि कई मदरबोर्ड्स में ये डिफ़ॉल्ट रूप से बंद होता है। अब सोचिए कि भारी मल्टीटास्किंग चल रही है। ऐसे में हाइपर थ्रेडिंग या AMD सिस्टम्स में SMT सीधे 18 से 30% तक का भारी परफॉर्मेंस बूस्ट दे सकता है। होता यह है कि एक प्रोसेसर के फिजिकल कोर को हाइपर थ्रेडिंग 2 लॉजिकल थ्रेड्स में बांट देता है। वीडियो एडिटिंग या 3D रेंडरिंग जैसे हेवी कामों के लिए ये सच में एक गेम चेंजर साबित होता है। प्रोसेसर की स्पीड लिमिट को पुश करना यानी ओवरक्लॉकिंग बिल्कुल एक कार के इंजन को रेड लाइन तक ले जाने जैसा है। जब हम मैन्युअली वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो पावर तो बेहिसाब मिलती है, लेकिन साथ ही बेतहाशा गर्मी भी पैदा होती है। अगर कूलिंग सॉलिड नहीं है तो सिस्टम क्रैश हो सकता है, अस्थिरता आ सकती है और पार्ट्स की उम्र भी कम हो सकती है। वारंटी खत्म होने का भी डर रहता है। इसलिए ऑटो ओवरक्लॉकिंग की तुलना में मैनुअल ट्यूनिंग में बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है पावर लिमिट्स का। PL1 वो नॉर्मल पावर लिमिट है जो मैन्युफैक्चरर सेट करता है ताकि सिस्टम सेफ रहे। लेकिन PL2 एकदम अलग चीज है। ये कुछ मिली सेकेंड्स के लिए मिलने वाला बर्स्ट पावर है। मतलब अचानक से कोई बहुत भारी काम आ जाए तो CPU अपनी नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा पावर खींचकर उसे तुरंत निपटा सकता है।
आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन पर, मेमोरी और रैम कॉन्फ़िगरेशन। ये वो जगह है जहां अक्सर लोग अनजाने में अपने सिस्टम की स्पीड को कम ही छोड़ देते हैं। सच बताऊं तो ये 2133 मेगाहर्ट्ज का नंबर ही सारी फसाद की जड़ है। हम बाजार से महंगी सुपरफास्ट 6000 मेगाहर्ट्ज की रैम ले आते हैं, लेकिन बॉक्स से निकालते ही वो डिफ़ॉल्ट रूप से इस धीमी स्पीड पर चलती है ताकि सिस्टम तुरंत क्रैश ना हो। पूरी स्पीड पाने के लिए बायोस में जाकर बस एक क्लिक करना होता है, XMP या एक्सपो प्रोफाइल को इनेबल करना। ये सिंगल क्लिक सबसे पावरफुल बदलाव है जो सिस्टम में किया जा सकता है। इससे रैम उसी स्पीड पर चलती है जिसके लिए हमने पैसे दिए हैं। वैसे रैम की परफॉर्मेंस सिर्फ मेगाहर्ट्ज यानी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती, इसमें टाइमिंग्स यानी CL लैटेंसी का भी बड़ा रोल होता है। फ्रीक्वेंसी बताती है कि डेटा कितनी तेजी से मूव कर रहा है, जबकि टाइमिंग्स तय करती हैं कि रैम कमांड्स का कितनी जल्दी रिस्पॉन्स दे रही है। तेज फ्रीक्वेंसी और कम लेटेंसी के बीच एक बारीक बैलेंस बनाना होता है। लेकिन हाँ, इन टाइमिंग्स को मैन्युअली सेट करना काफ़ी मुश्किल है। ये काम हार्डवेयर एक्सपर्ट्स के लिए ही छोड़ देना बेहतर है। अब हम थोड़े एडवांस्ड लेवल पर आ गए हैं। हमारा चौथा सेक्शन है एडवांस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ मदरबोर्ड के डीप हार्डवेयर बिहेवियर को कंट्रोल किया जाता है। मान लीजिए अचानक बिजली कट जाए तो क्या होगा? बायोस में एक पावर लॉस बिहेवियर सेटिंग होती है। इसके 3 ऑप्शंस हैं, या तो पीसी बंद रहे, स्टे ऑफ, पावर आते ही अपने आप चालू हो जाए, पावर ऑन, या फिर जिस स्टेट में वो बंद हुआ था उसी लास्ट स्टेट में वापस आ जाए। इसके अलावा एक वेक ऑन लैंड फीचर भी होता है। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो रिमोट होम सर्वर्स यूज करते हैं, क्योंकि इससे हम नेटवर्क के जरिए दूर से ही अपने पीसी को ऑन कर सकते हैं। यहाँ कुछ और खास टॉगल्स भी मिलते हैं, जैसे CSM, जो पुराने लेगेसी हार्डवेयर को सपोर्ट करता है, लेकिन इसे ऑन करने से नए UEFI फीचर्स काम नहीं करते और पुराने MBR फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ सकती है। PCIe जनरेशन को आमतौर पर ऑटो पर छोड़ना सही रहता है, लेकिन अबव 4G डिकोडिंग बहुत क्रिटिकल है, खासकर बड़े ग्राफिक्स कार्ड्स के लिए, ताकि वो अपनी पूरी VRAM का इस्तेमाल कर सकें। और हाँ, नया M.2 ड्राइव लगाते वक्त ये ध्यान रखना होता है कि वो कई बार पुराने SATA पोर्ट्स को डिसेबल कर देते हैं, क्योंकि दोनों एक ही पाथ शेयर करते हैं। अक्सर देखने में आता है कि कुछ पीसी बिना कुछ काम किए भी जेट इंजन की तरह आवाज़ करते हैं। ये सब खराब फैन कर्व की वजह से होता है। एक परफेक्ट फैन कर्व बनाने के लिए 40 डिग्री के आइडल टेम्परेचर पर पंखों को 30% स्पीड पर रखना चाहिए, ताकि पीसी एकदम साइलेंट रहे। लोड बढ़ने पर, जैसे 70 डिग्री पर, इसे 70% कर सकते हैं, और जब टेम्परेचर 90 डिग्री हिट करे तब जाके फैंस को फुल ब्लास्ट यानी 100% पर जाने देना चाहिए। इससे नॉइज और कूलिंग दोनों का परफेक्ट बैलेंस बना रहता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, एसेंशियल फाइनल बायोस गाइडेंस। चलिए इस पूरी टेक्निकल नॉलेज को एक सिंपल चेकलिस्ट में बदलते हैं, ताकि कोई भी अपना सिस्टम कॉन्फिडेंस के साथ सेट कर सके। कोई भी नया बिल्ड तैयार करते वक्त OS इंस्टॉल करने से पहले ये 5 काम जरूर चेक करने चाहिए। पहला, XMP या एक्सपो इनेबल करके रैम की स्पीड अनलॉक करें। दूसरा, स्टोरेज का AHCI मोड वेरीफाई करें। तीसरा, बूट ऑर्डर में अपनी USB ड्राइव को सबसे ऊपर सेट करें। चौथा, फैन कर्व्स को अच्छे से एडजस्ट करें। और पांचवा, पक्का कर लें कि प्राइमरी डिस्प्ले ग्राफिक्स कार्ड पर सेट है, ना कि मदरबोर्ड पर। इन सेटिंग्स के बिना हार्डवेयर का पूरा पोटेंशियल कभी बाहर नहीं आ सकता। अब इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए जरा सोचिए, दुनिया भर में डेस्क पर ऐसे कितने ही पावरफुल और महंगे पीसी रखे होंगे जो अपनी डिफ़ॉल्ट धीमी सेटिंग्स पर चल रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि बायोस मेन्यू बहुत डरावना लगता है। लेकिन अब हम जानते हैं कि सही सेटिंग से हार्डवेयर की पूरी ताकत कैसे अनलॉक की जाती है। बिना रिसर्च के हमें कोई भी एडवांस्ड सेटिंग नहीं छेड़नी चाहिए, लेकिन बेसिक सेटिंग्स को इग्नोर करना भी अक्लमंदी नहीं है। क्या अब भी सिस्टम को अनऑप्टिमाइज छोड़ा जाएगा? बिल्कुल नहीं। इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।